बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी पास पेपर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल बीपीएस 16 आज सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला हमारे पास सवाल है, इन विच ईयर द नोबेल प्राइज स्टार्टेड। नोबेल प्राइज़ का आगाज़ कब हुआ था? 1901 में नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था। अल्फ्रेड नोबल जो है उसकी याद में, उसकी अजीम खिदमत के इतराफ़ में, जो कि ह्यूमैनिटेरियन बेस थी और ह्यूमन प्रोग्रेस के हवाले से थी। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज़ का आगाज़ कब होता है? 1901 में होता है। और फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कब दिया जाता है? 10 दिसंबर 1901 को दिया जाता है, ऑन द 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ नोबल। फर्स्ट नोबेल प्राइज़, जो पहला नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो कब दिया जाता है? 10th दिसंबर 1901 on the eve of the 5th death anniversary of अल्फ्रेड नोबल साहब की जो 5वीं बरसी थी, उस मौके के ऊपर 10 दिसंबर 1901 को नोबेल प्राइज़ का आगाज़ हुआ था। अब अगर ये देखा जाए कि टोटल इनिशियल जो थे नोबेल प्राइज़ की टोटल कितनी कैटेगरीज थी? 5 इनिशियल इसकी कैटेगरीज थी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। जो इसकी कैटेगरीज थी, द फर्स्ट वन वाज फिज़िक्स। जो पहली कैटेगरी थी कि फिज़िक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल सर्विसेज परफॉर्म करने की बेस पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। द फर्स्ट कैटेगरी इज द फिज़िक्स। द सेकंड वन इज केमिस्ट्री। सेकंड वन कौन सी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री। एंड द थर्ड वन इज दैट इज द मेडिसिन या फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एक ही बात है, मेडिसिन और फिजियोलॉजी। एंड द फोर्थ वन इज द लिटरेचर कैटेगरी में। एंड द फिफ्थ वन इज दैट इज पीस। जबकि जो 6 कैटेगरी है इकोनॉमिक्स, इट वाज एडेड इन 1968। इसको 1968 में 1968 में इकोनॉमिक्स इट वाज एडेड। कब इसको ऐड किया गया? एडेड इन ईयर 1968। और फर्स्ट जो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1969 को दिया गया था। तो ओवरऑल देखा जाए कि कैटेगरीज के हवाले से इनिशियली नोबेल प्राइज़ की कितनी कैटेगरीज थी? 5 कैटेगरीज थी इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, लिटरेचर, पीस। बट 1968 में ये रिकमेंडेशन भी दी गई कि इकोनॉमिक को भी शामिल किया जाए। और पहला जो है इकोनॉमिक्स के हवाले से जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1969 में दिया गया था। ये देखा जाए कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। पाकिस्तान में 2 ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। द फर्स्ट वन इज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर उन्होंने काम किया था और 1979 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। पाकिस्तानीज़ वो कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम 1979 में इनको नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ द फिज़िक्स की फील्ड में दिया गया था। और दूसरी कौन सी ऐसी पाकिस्तानी शख्सियत हैं? वो हैं मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई एजुकेशन प्रमोट करने के हवाले से, ख़ासतौन ट्रैवल एरियाज़ में एजुकेशन को प्रमोट करने के हवाले से और फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के हवाले से 2014 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है इन द कैटेगरी ऑफ द पीस की कैटेगरी में मलाला यूसुफ़ज़ई साहबा को जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। सो अगर ये सवाल आ जाए कि टिल नो हाउ मैनी पाकिस्तानीज़ हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़, देयर आर 2 पाकिस्तानीज़। वन इज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, 1979 में उनको फिज़िक्स में दिया गया था। सेकंड वन इज़ मलाला यूसुफ़ज़ई, 2014 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड दिया जाता है। कुछ और भी पाकिस्तानी थी जिनको नॉमिनीज़ में शामिल किया गया था, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जा सका। अब ये देखते हैं कि 2024 में कौन कौन सी ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि 2024 के नोबेल अवार्ड विनर नॉमिनीज़ पर्सनैलिटीज़ वो कौन सी हैं, उनको डिस्कस करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 2024 में कौन सी ऐसी शख्सियात थी कि जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नोबेल प्राइज़ फॉर द ईयर 2024 में द फर्स्ट वन इज़ फिज़िक्स की कैटेगरी में
किनको नोबेल प्राइज दिया गया था? दो शख्सियात को नोबेल प्राइज दिया गया था, जॉन हॉपफील्ड एंड सेकंड वन इज जेफरी हिंटन साहब। इन दो पर्सनैलिटीज को in the field of the physics, first one is John Hopfield, second one is Geoffrey Hinton साहब, इनको in the category of physics नोबेल प्राइज दिया गया था। सेकंड कैटेगरी इज द केमिस्ट्री के केमिस्ट्री में किनको नोबेल प्राइज दिया गया था? इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तीन पर्सनैलिटीज को नोबेल प्राइज दिया गया था। द फर्स्ट वन इज डेविड बेकर, इनका ताल्लुक यूएसए से था। द सेकंड वन इज डैमस हैस्बेस, थर्ड वन इज जॉन जंपर। ये तीन ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनको केमिस्ट्री की कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया गया था। द नेक्स्ट कैटेगरी इज दैट्स मेडिसिन और फिजियोलॉजी, मेडिसिन और फिजियोलॉजी। इस फील्ड में दो पर्सनैलिटीज को नोबेल प्राइज दिया गया था। द फर्स्ट वन इज विक्टर एम्ब्रोस और सेकंड वन इज गैरी रुकविन। इन दो पर्सनैलिटीज को नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है, दैट इज लिटरेचर। लिटरेचर में वुमेन हैन कैंग साहिबा को लिटरेचर की कैटेगरी में जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। और द फिफ्थ वन इज द पीस। इन द पीस फील्ड में अमन के मैदान में निहोन हेडिनक्यो साहिबा को पीस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। एंड द सिक्स वन इज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक की फील्ड में कितनी पर्सनैलिटीज को नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक्स में? फर्स्ट वन इज डैरेन अकैम्बलो, द सेकंड वन इज सैमसन जॉनसन और थर्ड वन इज जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीन शख्सियात को इकोनॉमिक की कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया गया था। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग अपकमिंग रिटन एग्जाम और अपकमिंग इंटरव्यू एग्जाम कि 2024 में कौन सी पर्सनैलिटी को किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कंटेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है What is the duration of the national anthem of Pakistan? पाकिस्तान का जो कौमी तराना है पाक सरजमीन शाद बाद, उसका दौरानिया कितना है? उसका दौरानिया 80 सेकंड्स या बास्कत क्वेश्चन में ये भी दे देता है कि 1 मिनट और 60 सेकंड्स, ये भी ठीक है। 1 मिनट एंड 20 सेकंड्स, ये भी इक्वल टू 80 सेकंड्स के होता है। और फिर पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? अबुल असर हफीज जलहंदरी साहब ने लिखा था, याद रखिएगा जी। कौमी तराना किसने लिखा था? हफीज जलहंदरी साहब ने लिखा था। और हफीज जलंधरी साहब को अबुल असर हफीज जलंधरी भी कहा जाता था। इन्होंने 1952 में ये लिखा था, याद रखिएगा। 1952 में पाकिस्तान को कौमी तराना लिखा था। और फिर ये भी सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है किस लैंग्वेज में है? ये फ़ारसी ज़बान में है। सिर्फ एक लफ्ज़ है काफ, वो सिर्फ उर्दू में है। बाकी सारे जो लफ्ज़ हैं वो लैंग्वेज, ये पर्शियन लैंग्वेज है, फ़ारसी ज़बान जिसे कहते हैं। ईरान का पुराना नाम वैसे फारस है और सिर्फ इसमें लफ्ज़ काफ जो है वो उर्दू का है। बाकी तमाम जो लफ्ज़ हैं वो फ़ारसी ज़बान के लफ्ज़ हैं। और फिर ये सवाल सबसे अहम है कि ऑफिशियली इसको कब अडॉप्ट किया गया था? 1954 में इसको अडॉप्ट किया गया था कि नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान was officially adopted। ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया जाता है? 1954 में। 1954 में ऑफिशियली तौर पर नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान को अडॉप्ट किया जाता है। और फिर रेडियो पर 13 अगस्त 1953 को ऑन रेडियो इट वाज रिलीज्ड। 1953 ऑन 13th of August, 13 अगस्त 1953 को पहली मर्तबा रेडियो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का कौमी तराना रिलीज़ किया गया, पाकिस्तान का कौमी तराना नशर किया गया। और कौमी तराना लिखा किसने था? अबुल हफीज़ जलंधरी साहब ने लिखा था। कब लिखा था? 1952 में लिखा था। और इसकी जो कंपोजिशन किसने की थी? वो अहमद
जी चावला साहब ने 1952 में कंपोजिशंस की थी। तो नेशनल एंथम पाकिस्तान के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं कि नेशनल एंथम पाकिस्तान, इसका टोटल ड्यूरेशन कितना है? 80 सेकंड्स या 1 मिनट और 20 सेकंड्स। एक ही बात है, बाज़ का पेपर में वो 1 मिनट 20 सेकंड दे देता है, बाज़ का 80 सेकंड्स भी दे देता है। और फिर किस लैंग्वेज में है? ये मोस्टली फ़ारसी ज़बान में है। रेडियो पर कब ये नशर किया गया था? सबसे पहली मरतबा 13 अगस्त 1953 को ये नशर किया गया था। और पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? अबुल हसन हाफिज़ जलंधरी साहब ने लिखा था, 1952 में लिखा था। और फिर इसको ऑफिशियली तौर पर कब अडॉप्ट किया गया था? ऑफिशियली तौर पर 1954 को अडॉप्ट किया गया था पाकिस्तान के कौमी तराने को। और पाकिस्तान के हवाले से ये भी सबसे ज़्यादा अहम सवाल है कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। नो और नेवर एक मैगज़ीन था, तो उसमें सबसे पहले ये शाया हुआ था, पाकिस्तान हमारी जान हमारा ईमान, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे बढ़ के पाकिस्तान, सबसे आगे पाकिस्तान, तू जीवे पाकिस्तान, सलामत रहे पाकिस्तान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगला सवाल हमारे पास है, बाबा कौम व्हेन मोहम्मद अली जिन्नाह गेव 14 पॉइंट्स, मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने 14 नुकात कब पेश किए थे? 1929 को पेश किए थे। जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की जाती है तो उसके रिस्पांस में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने शुरा फाक 14 नुकात पेश किए थे। और फिर ये भी सबसे अहम सवाल है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जॉइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन्होंने कब ज्वाइन की थी? 1913 में इन्होंने ज्वाइन की थी। और किसके कहने पे ज्वाइन की थी? मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के कहने पर, ऑन द रिकमेंडेशन, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के रिक्वेस्ट के ऊपर क़ायद आज़म जो थे इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। और कब ज्वाइन किया था? 1913 में ज्वाइन किया था। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, असल नाम तो मोहम्मद अली जिन्नाह है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बादशाही मॉस्क एट लाहौर ये बिल्ट होती है, किसने बनाई थी? ये मुगलिया हुक्मरान के जो छठे हुक्मरान हैं औरंगज़ेब साहब, उन्होंने तामीर की थी। 1671 से 1673 के दरमियान जो है इसकी तकमील होती है। ओवरऑल इसका कंप्लीशन ईयर वो 1673 है। और फिर ये बादशाह मस्जिद के हवाले से ये भी सवाल सबसे अहम है कि ये कहाँ पे वाक़ है बादशाह मस्जिद? ये लाहौर में वाक़ है। इसका कंप्लीशन ईयर का था, इट्स कंप्लीशन ईयर दैट इज़ 1673 है। और बादशाही मस्जिद का दूसरा नाम क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? द एम्परर मॉस्क भी है, द एम्परर मॉस्क। और एम्परर मॉस्क इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि जो मुग़ल हुक्मरान थे इनका जो आर्किटेक्चर था फ़न तामीर में गहरी दिलचस्पी रखते थे। इसी वजह से जो मुग़ल हुक्मरान हैं वो जो है उन्होंने ये बादशाही मस्जिद की तामीर की थी। और फिर ये देखा जाए कि दूसरे मुग़लिया हुक्मरान के जिन्होंने शाहजहां साहब थे, शाहजहां साहब जिन्होंने ताजमहल तामीर कराया था, ताजमहल आगरा में है। जामे मस्जिद दिल्ली, जामे मस्जिद दिल्ली ये दिल्ली में है, ये भी इन्होंने तामीर कराया था। लाल किला द रेड फोर्ट के नाम से मशहूर वो भी दिल्ली में है, ये भी इन्होंने तामीर कराया था। और सेम इज़ द केस शालीमार बाग, शालीमार बाग जो कि लाहौर में है वो भी शाहजहां साहब ने ही तामीर कराया था। और इसी तरह से मोती मस्जिद आगरा में है, वो भी शाहजहां साहब ने तामीर कराई थी, मोती मस्जिद जो कि आगरा में है। तो ये भी सवाल सबसे अहम है कि शाहजहां साहब ने कौन कौन सी जो है मोनूमेंट्स यादगार वो तामीर कराई थी। जैसे कि ताजमहल वो कहाँ तामीर है? आगरा में है। और जामे मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में है। लाल किला कहाँ पे है? रेड फोर्ट वो दिल्ली में है। और मोती मस्जिद कहाँ पे है? आगरा में है। और शालीमार बाग कहाँ पे है? पाकिस्तान लाहौर में वाक़ है। और मुगलिया ख़ानदान की बुनियाद रखने वाले कौन से पहले जो हुक्मरान हैं? ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हैं कि जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। मुगलिया सल्तनत की बुनियाद वो किसने रखी थी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स?
ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने रखी थी, याद रखिएगा जी, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने रखी थी। और बादशाह मस्जिद का दूसरा नाम क्या है? एम्परर मॉस्क भी है। कहाँ पे है? ये लाहौर में है। किसने तामीर कराई थी? औरंगज़ेब साहब ने तामीर कराई थी। और फ़न तामीर में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो मुग़लिया हुक्मरानों में से वो शाहजहाँ साहब की हैं कि जिन्होंने ताजमहल, जामा मस्जिद दिल्ली, लाल किला और मोती मस्जिद, शालीमार बाग और भी इसी तरह से उन्होंने कई यादगार जो तामीरात थी अपने दौर में कराई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। अगला सवाल हमारे पास है कि रिमिशन सिस्टम मीन्स डिक्रीज इन इम्प्रिजमेंट। अगर कोई भी कैदी है उसके अपने अखलाक की वजह से और उसके जितना भी ओवरऑल उसका जो कैरियर है जब वो जेल में होता है तो उस वक्त उसका जितना भी कोड ऑफ कंडक्ट है और उसका जो बिहेवियर है, उसका अखलाक है, उसको देखते हुए उसके सज़ा में कुछ कमी की जा सकती है, तो उसको टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट्स रिमिशन सिस्टम, कि उसकी सज़ा में कमी भी की जा सकती है। उसके बाद है कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस बे, ये कहाँ पे है? ये लक्समबर्ग बाग में है। उसके बाद है कि हाउ मैनी जेल्स प्रेजेंट इन पंजाब। पंजाब में टोटल कितनी जेल्स हैं? 43 जेल्स हैं। रिकी पॉन्टिंग इज़ द क्रिकेट प्लेयर ऑफ विच कंट्री। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के सक्सेसफुल कैप्टन रह चुके हैं। इनको कैंगरूस भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलियंस को। तो रिकी पॉन्टिंग का ताल्लुक किस कंट्री से है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के ये माइनास बल्लेबाज हैं। नेम द मुगल किंग हु डाइड इन 1707। मौलिया ख़ानदान के छठे जो हुक्मरान हैं वो औरंगज़ेब साहब 1707 में इंतकाल फरमा जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज़ विच वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम। इस्लाम की जो पहली जंग थी वो बैटल ऑफ बदर है, जंग बदर, जिसको यौमुल फुरकान भी कहा गया था। उसके बाद है कि हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त की बात है, दैट इज़ यूसुफ रज़ा गिलानी। अगला सवाल कि वॉर ऑफ मैसूर वाज फॉट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। ये टीपू सुल्तान का पीरियड था जो कि हैदर अली के फर्जंद अर्जुमंद थे, इनके दौर में ये वार हुई थी। उसके बाद क्या वुमेन हु फॉट इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रानी ऑफ झांसी। और ये जो वुमेन थी ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो थी अलम बगावत उन्होंने बुलंद किया था और आज़ादी के लिए लड़ी थी। बहुत ही एक नामवर किरदार है जब जंग आज़ादी होती है 1857 में, जिसमें मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पंजा आज़माई करते हैं, लेकिन चूमिए किस्मत हार जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ दिल्ली। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज़ हु इज़ द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल को मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है और मुसव्विर पाकिस्तान भी कहा जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड की बात हो रही है, दैट इज़ लिवर है। और लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगर आ जाए, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज स्किन। याद रखिएगा क्योंकि स्किन जो है पूरे बॉडी के ऊपर फैली हुई है और इसको जो मेडिकल टर्म में इस्तेमाल की जाती है डर्म इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है वो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। मोस्ट केसेस इम्प्लांट्स में जब इस्तेमाल करते हैं कि एपिडर्मिस, एपी स्टैंड फॉर आउटर एंड डर्म स्टैंड फॉर द लेयर, तो एपिडर्मिस द आउटर लेयर और एंडोडर्म दैट इज द लेयर प्रेजेंट इनसाइड। सो द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन वो कौन सा है? दैट स्किन। बट अगर ग्लैंड की बात की जाए वो कौन सा है? लिवर है। और मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? ह्यूमन इंसानों के अंदर जो एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर। इसमें ऑरेंज जो है ये प्राइमरी कलर नहीं है क्योंकि सेकेंडरी कलर में से है। हु इज़ द ऑथर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये चार्ल्स डार्विन साहब की शोरा आफाक किताब है कि स्पीशीज किस तरह से ओरिजिनेट हुई हैं, जिसमें बाद में इर्तिका का भी वो तस्करा करता है। उसके बाद कि इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली पैंक्रियास जो है ये दो तरह के हार्मोन्स खारिज करता है। द फर्स्ट वन इज इंसुलिन एंड सेकंड वन इज द ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम ये होता है कि अगर ब्लड के अंदर शुगर और ग्लूकोज लेवल कम है तो पैंक्रियास कहते हैं कि ग्लूकागॉन साहब उठो और ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम है तो उसको बढ़ा दो। बट अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा हो चुका है तो फिर पैंक्रियास साहब कहते हैं कि ग्लूकागॉन साहब आप रेस्ट करो, इंसुलिन आप इग्निट हो जाओ, आप उस शुगर उस ग्लूकोज लेवल को कम करो। तो ओवरऑल दो तरह के हार्मोन होते हैं। द फर्स्ट वन इज इंसुलिन
एंड द सेकंड वन इज द ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो है ये शुगर कंट्रोल करता है ब्लड के अंदर, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन है। बट अगर हमारी ब्लड के अंदर इतनी ज़्यादा शुगर हो जाए तो फिर हमारी बॉडी का जो पैंक्रियास है और जो इंसुलिन है ये फिर हाथ खड़ा कर देते हैं, भाई आप इतना ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहे हो तो हमारे पास इसको न्यूट्रल करने के लिए इतनी पावर नहीं है, लिहाजा फिर आप आर्टिफिशियल तरीके से, इट मीन्स कि आप या तो फिर जो है इंसुलिन के टैबलेट्स या इंजेक्शन की तरफ जाओ। तो ओवरऑल ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं साइंस के हवाले से कि पैंक्रियास कितने हार्मोन खारिज करता है। 2 तरह के हार्मोन खारिज करता है। द नेम्स आर, वन इज़ द इंसुलिन, द सेकंड वन इज़ द ग्लूकागॉन। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में है बेटा। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज विच इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर इज, दैट इज लेपर्ड। उसके बाद है कि हु स्टार्टेड द फ्राजी मूवमेंट। हाजी शरीयतुल्लाह साहब ने फ्राजी मूवमेंट स्टार्ट की थी कि मुसलमानों को कि आप के जो फ़राइज़ हैं उनको आप ना छोड़ो। जब इंडिया में ख़ुसूसन सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथ साथ दूसरे एजुकेशनिस्ट जो थे वो तालीम और साइंस को प्रमोट कर रहे थे, तो सेम इज़ द केस कुछ ऐसे उलमा कराम भी थे वो फ़राइज़ की तरफ मुसलमानों को रिवाइवल ऑफ जो रिलीजियस स्पिरिट है उनकी तरफ उसको लेके आ रहे थे। तो जो ये फ़राइज़ी मूवमेंट है हाजी शरीयतुल्लाह साहब की तरफ से स्टार्ट हुई थी। विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान, वो स्कर्दू है। और कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, दैट इज़ एंटार्कटिका, टोटली कवर्ड विद ग्लेशियर्स ऑफ आइस, वो कवर्ड है। सहासिता, 6 अहादीस की मुस्तनद किताबों का नाम है, वो सहासिता है। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, इस्लामियात के हवाले से ये सवाल था। अगला सवाल है कि द एंटोनिम ऑफ द कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सुकड़ना, और इसका एंटोनिम क्या होता है, उलट, एक्सपैंड होना, रिलैक्स होना। सो दैट इज एक्सपैंड बेटा। उसके बाद द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज, वो ग्रीन लैंड है। द D8 इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 9 कंट्रीज़। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ है और इसमें टोटल कंट्रीज़ की तादाद कितनी है, 9 कंट्रीज़ है, याद रखिएगा, जिसमें पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं मतलब जो तरक्की की तरफ जा रही हैं। सो D8 इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कंसिस्ट ऑफ, जो कंसिस्ट करती है कितने, उसमें टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं, 9 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और ये अंडर डेवलप भी नहीं है, डेवलप्ड भी नहीं है, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, ये रशिया से एसोसिएटेड है। व्हाट डे इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली ऑन 5 अक्टूबर। हर साल 5 अक्टूबर को यौम तकरीम असाज़ा मनाया जाता है कि सलाम तुझ पर है मेरे मुअल्लिम कि तूने मुझसे मट्टी के एक तोदे को ऐसा कोज़ा बना दिया है कि जिसमें नाजा है सारी धरती। मैं तमाम खालिस तरीन जज्बों को एक जुमले में यूँ लिखूँगा, सलाम तुझ पर मेरे मुअल्लिम। सो जो टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 5 अक्टूबर को, यौम तकरीम असाज़ा सेलिब्रेट किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, अल तकसीम स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन, ये इस्तांबुल में वाक़ है। द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड इज़, सबसे पुराना वो किसका है, वो जापान का है। ग्वांतानामो बे इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, क्यूबा में ये वाक़ है। कैंजॉन लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये ठट्ठा में वाक़ है। और उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम कैलोरिक वैल्यूज़, फैट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो कैलोरीज पाई जाती हैं। इसी वजह से जो फैट्स कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा अगर हो जाए तो ऑब्वियसली मोटापा फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो फैट्स में क्या है, मैक्सिमम कैलोरीज मौजूद होती हैं, मैक्सिमम कैलोरिक वैल्यू होती है बेटा। अगला सवाल है कि एंटोनिम ऑफ ग्रेजुअली इज़, ग्रेजुअली का मतलब क्या है, आहिस्ता आहिस्ता, विद पैसेज ऑफ टाइम, स्लो एंड स्टडी। बट इसका जो एंटोनिम होता है कि सडनली, अचानक। बान की मून वाज, ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, और करंट जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस साहब हैं, जो कि करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन हैं। अगला सवाल है कि हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान, सरफराज बुगटी। उसके बाद है कि सचल सरमस वाज द फेमस पोइट ऑफ विच लैंग्वेज, ये सिंधी ज़बान के मशहूर आफाक जो शायर थे। पाकिस्तान जॉइन नॉन अलाइन मूवमेंट, NAM को कब ज्वाइन किया था, 1979 में पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। और अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु स्टार्टेड जिहाद मूवमेंट, सैयद अहमद शहीद साहब ने जिहाद मूवमेंट का आगाज़ किया था। द ग्रीन विच इज़ लोकेटेड नियर विच कंट्री, लंदन में ये वाक़ है। और मोस्टली जो टाइम एडजस्ट किया जाता है कि भाई ग्रीन विच टाइम के मुताबिक लंदन में अब
ये टाइम हो रहा है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन केस ऑफ पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ पे कौन सा टाइम हो रहा है। तहजीबुल अखलाक मैगजीन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1870 बाय सर सैयद अहमद खान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बैराज? सक्खर बैराज वो है ओल्डेस्ट बैराज है। बैतुल मुकद्दस कंकर्ड इन द रीजन ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में इसको फतह कर लिया गया था। अगला सवाल है दैट इज चर्चनामा वाज ओरिजिनली रिटन इज, ये ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये किताब सबसे पहले अरबिक में लिखी गई थी। उसके बाद द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इंडिया 1946 में ये इंडिया में आया था। व्हाट इज़ द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया था। उनके दौरे हुकूमत में ये कंप्लीट जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो हुआ था। अगला है कि वेयर इज़ द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया लोकेटेड? वो इजिप्ट में है। उसके बाद है नाइग्रा फॉल्स सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट? ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। अगला सवाल हमारे पास है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सूडान? वो खार्तूम उसका कैपिटल है। राजा गिद्ध एक बहुत ही मशहूर उर्दू का नावल है। ये किसका लिखा हुआ है? ये बानो कुदसिया का लिखा हुआ है। लियोनेल मेसी इज़ द फेमस प्लेयर, ये फुटबॉल का फेमस प्लेयर है। और रोनाल्डो भी फुटबॉल के शोरह आफाक फेमस प्लेयर हैं। हु प्रिजाइडेड ओवर द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945? 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस की प्रिजाइडिंग किसको दी गई थी? लॉर्ड वेवल साहब ने इसकी प्रिजाइडिंग की थी, इसकी सदारत की थी। तो ये इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर टेरेसा वाज, बेसिकली ये पब्लिक नर्स थी। हु इन्वेंटेड द स्टीम लोकोमोटिव? ये किसने इन्वेंट किया था? स्टीफन हैंसन ने ये जो है वो इन्वेंट किया था। हु इज़ द करंट इंटीरियर मिनिस्टर? ये कौन से हैं? ये मोहसिन नकवी साहब हैं। उसके बाद है कि हु वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज? आर एन टैगोर साहब हैं, जो पहले एशियन है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। पर्सनल अकाउंट्स कैन नॉट बी ओपन इन अ बैंक? पर्सनल अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये रूल है